इसके पर्सपेक्टिव से बड़ा क्वेश्चन आने के चांस है। एकदम बेसिक बेसिक सीखेंगे, मतलब अगर आज अच्छे से पढ़ लिए तो गौतम बुद्ध हो जाओगे। बहुत ध्यान से सुनना है ना। टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादनकारी संपत्तियां। ठीक, एक एक शब्द को लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एसेट किनको कहेंगे। परिसंपत्ति क्या चीज है जिसको परिसंपत्ति कहते हैं? अपना चिंटू है। हाँ, चिंटू के बिना क्लास चल नहीं सकती है। इसको इकोनॉमिक्स ने कह के चिंटूनॉमिक्स बोल देते हैं। तो ये है अपना नया पेज, ये है अपना चिंटू। चिंटू को दे दिए उसके पापा ने 100 रुपए। ठीक है, चिंटू को उसके पापा ने 100 रुपए दे दी कि जा बेटा जो मर्जी आए कर ले, तेरे हुए 100 रुपए, आज से जी ले अपनी जिंदगी। चिंटू गया, चिंटू ने, अब जेब में पैसे होते हैं तो आदमी घर पे तो टिकता नहीं। और ये बात है फरवरी फर्स्ट वीक की बात है। ये फरवरी फर्स्ट वीक की बात है। चिंटू की जेब में पैसे 100 रुपए। चिंटू निकला है बाजार में, क्या करे इन 100 रुपयों का? बहुत मुश्किल सवाल उसके दिमाग में आया है। चिंटू गया एक बेकरी की दुकान पे, वो बोला कि 100 रुपए की दे दो मुझे, डेयरी मिल्क दे दो। चॉकलेट ले ली, डेयरी मिल्क सिल्क। ठीक है, 100 रुपए की डेयरी मिल्क सिल्क ले ली है चिंटू ने, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है, फर्स्ट वीक चल रहा है। चिंटू आशातीत है, उम्मीदों से भरा हुआ लड़का है चिंटू। तो चिंटू ने डेयरी मिल्क खरीद ली, 100 रुपए की डेयरी मिल्क सिल्क। इसको कर देते हैं कुछ मीठा हो जाए। ये जो डेयरी मिल्क सिल्क है, इसका मालिक कौन है? चिंटू खुद। इसका वो दूसरे हफ्ते में कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर सकता है। चिंटू इस चॉकलेट का फरवरी सेकेंड वीक में कुछ इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर किसी चीज को आप भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हो तो क्या हम उनको रिसोर्स या संसाधन बोल सकते हैं? तो ये डेयरी मिल्क चिंटू का संसाधन हुई, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये चिंटू का है संसाधन। ठीक। दूसरी बात, क्या हम इसकी मॉनेटरी वैल्यू बता सकते हैं मौद्रिक रूप से ये कितने की है? तो आप कहेंगे 100 रुपए की। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। इस डेयरी मिल्क सिल्क का इस्तेमाल वो आगे भविष्य में किसी भी ऐसी चीज में कर सकता है जिससे उसको कुछ फायदा हो। हाँ, है कि नहीं? लाभ प्राप्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यस और नो? कर ही सकता है, किस्मत अच्छी रही तो उसकी। तो ऐसा कोई भी संसाधन जिसको मौद्रिक रूप में लिखा जा सकता हो और भविष्य में
जिसके किसी लाभ देने की संभावना हो, उससे अपेक्षाएं हो कि इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकल कर आएगा। वो क्या है? वो है परिसंपत्ति। वो है परिसंपत्ति। ठीक है, एसेट। तो एसेट की अगर डेफिनेशन लिखनी हो, आपको परिभाषा लिखनी हो, तो क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1, ऐसे संसाधन। किसके संसाधन? अब क्योंकि हम यहां पे इकोनॉमिक्स में बिजनेस की बात कर रहे हैं, है ना, हम यहां किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की, उद्यम की बात कर रहे हैं। तो किसी उद्यम का अर्जित, क्योंकि उसका खुद का खरीदा हुआ है, उसका मालिकाना हक है, संसाधन जिसको एक तो क्या कर सके? मौद्रिक रूप में निरूपित कर सके। ये बात समझ में आई कि आप बता सकते हो कि ये कितने रुपए का है ना। और दूसरा, वर्तमान या भविष्य में उसकी कोई उपयोगिता निकल के आए, उससे कुछ लाभ हो जाए। लाभ उससे अपेक्षित है, हम उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ लाभ मिलेगा, है ना। तो हमने दो बातें देखी, एक ऐसे संसाधन हो जो उसका खुद का है, उसका कोई मौद्रिक मूल्य है, और भविष्य में उससे किसी लाभ की, किसी उपयोगिता की अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, जैसे चिंटू तो यह भी बोल सकता है कि मेरे ऊपर मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, यही मेरे लिए संसाधन है और भविष्य में इससे मेरे को बहुत मदद मिलेगी, है ना। बोल सकते हैं ऐसा भी कि मेरे माता पिता, गुरुजनों सभी का आशीर्वाद है मुझ पे, भविष्य में इससे मेरे को बहुत लाभ होगा। क्या ये उसका एसेट होगा? ये उसका एसेट नहीं हो सकता, क्योंकि आप आशीर्वाद को मौद्रिक रूप में निरूपित नहीं कर सकते। बात समझ आई? तो एसेट क्या है? किसी भी उद्यम के, किसी भी एंटरप्राइज के, कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज के, मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी संपत्ति, ऐसे संसाधन जो उसके खुद के हैं, उसका मालिकाना हक है, उसको रुपए में हम लिख सकते हो कि साहब इसकी वैल्यू इतने रुपए है, और जिससे उम्मीद हो कि इससे भविष्य में हमें कोई लाभ होगा। जैसे मान लो किसी के पास कोई जमीन है ना, कोई एंटरप्राइज है जिसके पास जमीन है, 10 बीघा जमीन है। अब ये जो जमीन है, आप इसकी मॉनेटरी वैल्यू बता सकते हो कि ये 5 लाख रुपए बीघा के हिसाब से 50 लाख रुपए की जमीन है ना। और आप ये भी बता सकते हो कि 2 साल बाद ये 5 लाख से 5.5 लाख हो जाएंगे, तो ये 55 लाख रुपए अपेक्षा है ना। हमने कहा लाभ अपेक्षित है, होगा कि नहीं होगा कोई नहीं बोल सकता, पर आप उम्मीद करते हैं कि 2 साल बाद, 3 साल बाद ये मुझे 5 लाख रुपए रिटर्न दे सकता है। ठीक, दूसरा केस ले लेते हैं। मान लो कोई बिल्डिंग है, जमीन का तो कह दिया कि साहब वैल्यू बढ़ी जाती है। मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के मालिक है कोई कंपनी। अब अगर वो बिल्डिंग उस कंपनी के काम नहीं आ रही है, तो उसको किराए पे दे सकता है ना। और किराए पे देगा तो किराया आने लगेगा, जो कि इसके लिए क्या हो जाएगा? लाभ, इनकम शुरू हो जाएगी, लाभ होने लगेगा। बिल्डिंग की मॉनेटरी वैल्यू तो है, मौद्रिक रूप से कुछ ना कुछ उसकी कीमत तो ही अगर बेचने निकलेंगे तो, है ना, मौद्रिक मूल्य है, उसमें निरूपित कर सकते हैं। तो उसका मूल्य भी है और उससे लाभ भी हो रहा है इसको। बात समझ आ गई?
तो ये क्या है, ये आपके एसेट हैं। क्लियर? एसेट समझ में आ गए? आप अपने घर के बारे में, अपने आप के बारे में भी सोच सकते हैं कि आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, आपके परिवार के पास क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या परिसंपत्तियां हैं। वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी की कुछ ना कुछ परिसंपत्तियां, कुछ ना कुछ एसेट्स रहते हैं। ठीक, तो एक टर्म थी ये। दूसरी टर्म है देनदारियां या लायबिलिटी। इसको भी समझते हैं। मान लेते हैं कि जो पैसे चिंटू को 100 रुपए दिए थे उसके पापा ने कि जा बेटा ऐश कर ले, हाँ, और उसने ऐश कैसे की? डेली मिल्क खरीद के। मान लेते हैं कि ये चिंटू एकदम गरीब किस्म का फटीचर लड़का है। चिंटू की स्थिति कैसी? एकदम फटीचर टाइप स्थिति है। तो उसको उसके पापा ने कहा कि बेटा तेरी एकदम फटीचर स्थिति है, जा अपने लिए 2 कच्छे ले आ, तेरे पास ये भी नहीं है, कहीं बाहर जाएगा तो कैसा लगेगा। और चिंटू ने क्या कर दिया? कच्छों के बजाय ले ली डेयरी मिल्क। अब ये भी मूलभूत आवश्यकता है, और इसको डेयरी मिल्क खरीदने के बाद याद आई कि इन 100 रुपयों से तो वो करना था, और वो करना था, नहीं करा तो पिताजी तो मारेंगे। फिर इसने क्या किया? इसने बोला अपने एक दोस्त को, चिंटू के हैं बहुत अच्छे दोस्त, तो इसने अपने दोस्त से कहा कि यार भाई 100 रुपए उधार दे दे। ठीक है, ये अकाउंट्स में भी आते हैं ना। हाँ, ये अकाउंटिंग ही है बेसिकली। ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है जो भी अपने सिलेबस में है, इसलिए मैं यहां पढ़ा रहा हूं। एनपीए में लोग ये सब नहीं पढ़ाते हैं। एनपीए क्या होता है सारा मिला के 2 मिनट में खत्म कर देंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके देख लो। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक तो आपको पता तो हो कि एनपीए क्या होता है, बैलेंस शीट्स क्या होती है, एसेट क्या होता है ये तो पता हो, और दूसरा ये भी अपने सिलेबस में आगे है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं, पर आगे आ सकता है, इसलिए थोड़ा बेसिक हम सीखते चलते हैं। क्योंकि हम फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं तो बेटर है कि हम मजबूत नींव रखते हुए आगे बढ़ें। हाँ, तो चिंटू के दोस्त, बहुत शानदार दोस्त था इसका, इससे मांगे कि 100 रुपए उधार दे दे यार, अति महत्वपूर्ण कार्य करना है ये वाला। तो उसने कहा ले ले जा, तू भी क्या याद करेगा। ठीक है, तो आज की तारीख में चिंटू के पास एक ये है और 2 ये हैं। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको भी मजाक लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये सब, है ना। यहां पे देखें कि 100 रुपए उधार हो गए, है ना। रास्ते चलते चिंटू पे 100 रुपए की उधारी होगी जो उसको कभी ना कभी चुकानी है। दोस्त अच्छा है पर इतना भी अच्छा नहीं है कि बोलेगा कि जा यार माफ किया तेरा, है ना। इतने अच्छे दोस्त होते नहीं, तो है थोड़ा हरामी टाइप वाला ही दोस्त। तो ये पैसे तो लेगा, और पैसे लेगा कभी ना कभी इसको चुकाना है। बात समझ आ गई? तो देनदारियां क्या है? किसी भी उद्यम के दायित्व या कर्ज। ठीक, किसी भी उद्यम के दायित्व या कर्ज, फिर से वही बात, जिनका एक तो मौद्रिक मूल्य हो और भविष्य में उनका भुगतान अपेक्षित हो। भविष्य में भुगतान अपेक्षित हो कि देना ही पड़ेगा, है ना, आपको चुकाना ही पड़ेगा।
यहां पे भी दो कंडीशन है। एक तो मौद्रिक मूल्य होना चाहिए, ऐसे दायित्व जिनका मौद्रिक मूल्य हो। क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे मान लेते हैं कि राजा दशरथ हैं। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी रानी कैकेयी को 2 वचन दे दिए, ठीक। तो क्या राजा दशरथ के लायबिलिटी में, अगर राजा दशरथ की अकाउंटिंग होने लगे, तो क्या राजा दशरथ की लायबिलिटी में ये 2 वचन लिखे जाएंगे, हाँ या ना? नहीं, क्योंकि इन 2 वचनों का कोई मौद्रिक मूल्य तो है नहीं, है ना। बस 2 वचन है, कुछ भी मान लो। अगर 2 वचन के टाइम पे कैकेयी बोल देती कि एक वचन तो उसमें यह है कि मुझे आईफोन दिलाना पड़ेगा, आईफोन 14 दिलाना मेरे को 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो कैकेयी का अगर एक वचन, उसकी एक डिमांड ये हो जाती कि आईफोन 14 1.5 लाख रुपए, तो राजा दशरथ का दायित्व बन जाता 1.5 लाख रुपए का, तो ये है ना। दूसरा बोल देते कि मुझे तनिष्क से एक डायमंड का नेकलेस चाहिए 5 लाख रुपए का, ठीक। तो अब राजा दशरथ की 2 देनदारियां, 2 लायबिलिटी, 2 दायित्व हैं, है ना। एक तो 1.5 लाख रुपए का फोन और एक 5 लाख का नेकलेस। 6.5 लाख रुपए की लायबिलिटी राजा दशरथ पे पड़ जाएगी। बात समझ आ रही? तो जैसे आशीर्वाद का कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है, वैसे ही सिंपल वचन का कोई मौद्रिक मूल्य नहीं। वचन में अगर सामान मांग लिया, वस्तुएं मांग ली कि मुझे तो ये चीज दिलाओगे, किसी कंपनी ने प्रॉमिस कर दिया कि हम इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए यहां पे देंगे, आपको देंगे, शेयर होल्डर्स को देंगे, तो फिर वो कंपनी की लायबिलिटी बन जाएगी। और अगर सिर्फ ये वादा किया था कि हम कुछ अच्छा करेंगे, हम समाज के लिए कुछ बेहतरीन कार्य करेंगे, तो फिर कोई लायबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। मौद्रिक मूल्य निकलना जरूरी है। और दूसरा क्या है? भविष्य में भुगतान अपेक्षित हो, कि सामने वाला मुझसे मांगेगा ही सही, माफ नहीं करेगा, है ना। ऐसी दोस्ती नहीं है चिंटू की कि सामने वाला उसका दोस्त माफ कर दे कि 100 रुपए मत देना, ठीक। ये भी बात समझ में आ गई। तो हमने एसेट समझ लिया कि ऐसी परिसंपत्ति, ऐसे संसाधन जिनका मौद्रिक मूल्य हो और जिनसे भविष्य में लाभ की अपेक्षा करते हो। लायबिलिटी क्या है? ऐसी देनदारी, ऐसे दायित्व, ऐसे कर्ज जिनका मौद्रिक मूल्य हो और जो भविष्य में जिनका भुगतान अपेक्षित हो, ठीक। तीसरा शब्द है, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। हिंदी में कहते हैं तुलन पत्र। बैलेंस शीट क्या है? किसी आदमी के या ऑर्गेनाइजेशन के, अगर आपने एक तरफ लिख ली परिसंपत्ति, एक तरफ लिख ली एसेट, एक तरफ लिख ली देनदारियां, दायित्व, लायबिलिटीज, तो आप उसको देख सकते हो मिला करके कि इस आदमी की वित्तीय स्थिति कैसी है, इसकी क्या औकात मार्केट में आज की तारीख में है। इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं कंपनियों की हालत देखने के लिए, उनकी कैसी फाइनेंशियल कंडीशन है। तो ये बेसिकली क्या है? एक वित्तीय विवरण है। क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उसमें ये क्या बताता है? बताता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन। किसकी? क्योंकि हम कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बताता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, वित्तीय स्थिति, ठीक है। और बताता कैसे है? अपने आप में रखता है ये 3 चीजें। एक रखता है एसेट, एक रखता है लायबिलिटी, और तीसरी चीज रखता है कैपिटल या पूंजी, ठीक है। कैसे बनती है बैलेंस शीट?
सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, चिंटू की बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि चिंटू ने हाल फिलहाल में बहुत क्रांतिकारी काम किए हैं। तो ऐसा करते हैं, ये है चिंटू की बैलेंस शीट। ठीक, कैसे बनाएंगे? पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इधर लिखे एसेट, इधर लिखी लायबिलिटी, हिंदी में भी करते चलना। यहां हो गए दायित्व या देनदारियां, यहां हो गई परिसंपत्ति। ठीक है, अब हमने देखा कि चिंटू ने एक तो डेयरी मिल्क खरीद ली, तो वो उसका एसेट है। तो चिंटू के एसेट में लिख देते हैं एक डेयरी मिल्क, जिसकी कीमत कितनी है? 100 रुपये। ठीक है, और 2 है उसके पास, जो उसने उसके दोस्त से मिलके उधार लेके खरीदे 2 कच्चे, तो वो भी 100 रुपए के। ठीक है, अब देनदारियां क्या है? एक तो देनदारी है उसके पापा से, 100 रुपए पापा ने दिए थे, खुद के तो थे नहीं, तो पापा उनको मांग नहीं सकते हैं, है ना। एक बार के लिए मान लेते हैं कि 100 रुपए पापा से उधार लिए थे, एक बार के लिए मान लेते हैं। अगर उधार लिए थे तो पापा को चुकाने हैं। ठीक, दूसरा दोस्त से लिए थे तो दोस्त को भी चुकाने हैं। ठीक, तो लायबिलिटी कितनी? यहां पे आएगी उसकी पूंजी या कैपिटल। अब क्योंकि चिंटू तो फटीचर आदमी है ना, फटीचर आदमी है, तो उसकी पूंजी कितनी है? 0, कुछ भी नहीं। तो कुल देखें तो लायबिलिटी कितनी? 200 रुपए। परिसंपत्ति कितने की? 200 रुपए की। तो जितने इधर हैं उतने ही इधर हैं। ये बैलेंस शीट की ब्यूटी है। बैलेंस शीट की क्या खास बात है कि जितना आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा उतना ही राइट हैंड साइड में भी नजर आना चाहिए। ठीक, बात समझ आ गई? थोड़ा सा केस चेंज कर लेते हैं। सब कुछ ऐसा का ऐसा है ना, सब कुछ है ऐसा का ऐसा। एक फर्क कर देते हैं कि पिताजी ने बोला कि बेटा तू तो यार मुझे क्या पैसे देगा, ये पैसे तेरे ही समझ। अगर ये पैसे चिंटू के ही थे जो उसने लगाए हैं, तो हम मानेंगे कि चिंटू की पूंजी थी 100 रुपए जो लगी। तो इस केस में पूंजी में चले जाएंगे 100 रुपए, पापा की देनदारी नहीं बनेगी। ये बात समझ आई? ठीक है ना। क्योंकि पापा को पैसे वापस नहीं देने, पापा को पैसे वापस नहीं देने, तो देनदारी में से पापा का उधार हटा दो। तो ये 100 रुपए किसके हो गए? चिंटू के खुद के। तो ये चिंटू की खुद की संपत्ति थी, चिंटू की खुद की पूंजी थी। पूंजी थी तो आपने चिंटू की पूंजी में लिख दिया। तब भी कितना हो जाएगा? लायबिलिटी 100 रुपए, पूंजी 100 रुपए, कुल मिला के 200। परिसंपत्ति डेयरी मिल्क 100 रुपए, 2 कच्चे 100 रुपए के 200। यहां तक बात समझ आ गई, हाँ या ना, कि ये बैलेंस शीट कैसे बनी? चिंटू की बैलेंस शीट, आपने एक तरफ लिखा एसेट, एक तरफ लिखी लायबिलिटी, लायबिलिटी में नीचे लिखी उसकी पूंजी। हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो, हाँ या ना?
तो हमने बैलेंस शीट बनाना सीख लिया, मतलब आपके लिए ये बहुत क्रांतिकारी काम हो गया आज कि आपने बैलेंस शीट लिखना सीख लिया, और वो भी मात्र 15 मिनट में। अकाउंट्स वाले बच्चों को महीने लग जाते हैं, सीए बन जाते हैं लोग सीए बनते हैं बैलेंस शीट सीख के। हाँ हाँ, अरे ऐसी सच में बनती है, तभी तो मजाक थोड़ी ना चल रही है ये हमने एग्जाम्पल थोड़ा मजाक वाला ले लिया, लेकिन ये सीरियसली होता है ना। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक कदम आगे चलते हैं। हम एक फैमिली की, चिंटू का परिवार बनाते हैं। अब चिंटू के परिवार की बैलेंस शीट बनाएंगे। चिंटू का परिवार, मान लेते हैं चिंटू के परिवार में है कुल 10 सदस्य। चिंटू का परिवार 10 लोगों का परिवार है, 10 सदस्य है। अब चिंटू के, छोटा छोटा करेंगे, बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे ना। एक तरफ लिखते हैं एसेट, एक तरफ लिखते हैं लायबिलिटी। अब एसेट में कौन कौन एसेट है ये देख लेते हैं। चिंटू के परिवार में 10 लोग हैं, उसके पापा हैं, उसकी मम्मी है, और 8 भाई बहन है चिंटू। ठीक है, थोड़े ज्यादा हो गए पर कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए। उन 8 में से चिंटू के बड़े भैया भी हैं, एक बड़े भैया नौकरी करते हैं। चिंटू के पापा भी नौकरी करते हैं। तो चिंटू के पापा नौकरी करते हैं, चिंटू के एक भैया नौकरी करते हैं, 2 जन कमाने वाले हैं। तो 2 जगह से पैसा आता है ना। मान लेते हैं उनकी तनख्वाह आती है 50,000 रुपए। तो एक तो है चिंटू के पापा जो एसेट है उस घर का। एसेट क्यों है? क्योंकि पैसा देते हैं, और उनकी क्या कीमत है? 50,000 रुपए महीना। ठीक है, और एक है चिंटू के भैया। चिंटू के भैया भी 50,000 मान लेते हैं। ठीक, चिंटू भी कभी कभी मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है, तो महीने के 50 रुपए ये भी ले आता है चिल्लर। ठीक है, देनदारियां क्या है? चिंटू का परिवार, 10 लोगों का परिवार 2 कमरों के मकान में किराए से रहता है, तो किराया जाता है। किराया जाता है, मान लो उनका है 20,000 रुपए महीना। कमरे बढ़ा देते हैं मकान के, 5 कमरों का मकान है। ठीक है, और फिर उनका बाकी महीने का खर्चा है, कुछ और खर्चा मान लेते हैं 40,000 रुपए वो खर्चा है। ठीक, अब इनकी पूंजी, क्या पूंजी बच जाएगी? 1,50,000 रुपए है ना। इधर क्या बना? 1,00,000। ठीक है, 1,50,000 रुपए, और इधर 60,000 तो हो गए, तो 40,050 रुपए इनकी पूंजी। हाँ, तो इधर भी हो जाएगा 1,50,000 और इधर भी हो जाएगा 1,50,000। ये हो गए चिंटू के परिवार की बैलेंस शीट। 1 महीने की बैलेंस शीट ये बनी। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब मान लेते हैं कि किसी कारण चिंटू के भैया अगले महीने हो गए बीमार। चिंटू के भैया हो गए हैं अगले महीने बीमार। और अगले महीने बीमार हो गए, तो इनके पास चिंटू के भैया हो गए बीमार, तो ये नहीं जा पाए नौकरी। अगले महीने पूरा महीना चिंटू के भैया जॉब करने नहीं गए। ठीक है, तो अगले महीने
चिंटू का परिवार तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारे एसेट हैं कुल 1,50,000 के। और कौन कौन एसेट है? एसेट्स के क्या नाम है? पापा, भैया, चिंटू। चिंटू की वैल्यू है 50 रुपए की, भैया की कीमत है 50,000, पापा की है 50,000। ठीक है, आदमियों की ऐसी कीमत लगानी तो नहीं चाहिए, पर हम मान रहे हैं हम ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो चिंटू के परिवार में 3 संसाधन हैं जहां से पैसा आता था, लाभ होता था। उसके पापा, उसके भैया और चिंटू खुद। भैया 1 महीना बीमार रहे और काम नहीं कर पाए। ठीक है, अगर वो काम नहीं कर पाए हैं, अगर वो काम नहीं कर पाए तो एसेट में उनका नाम तो होगा, लेकिन ये पैसा तो नहीं आ पाएगा। परिवार उनको एसेट तो कंसिडर करता ही है कि वो हमारे परिसंपत्ति संसाधन है, पर वो लाभ जो वो उनसे उम्मीद कर रहे थे वो नहीं आ पाया। नहीं आ पाया तो अब ये इस परिवार की स्थिति क्या रह गई? 50,000 50 रुपए की। संसाधन अब भी 3 है ना। भैया परिवार से निकले तो है नहीं, उसी घर में रहते हैं, पर वो नौकरी पे नहीं जा पाए। और अगर नौकरी पे नहीं जा पाए तो उनको पैसे भी नहीं कमा पाए। तो परिवार की जो आमदनी हुई, जो लाभ हुआ, वो कितना रह गया? 50,000 50 रुपए। इसका इधर क्या प्रभाव पड़ेगा? किराया तो वही होगा और बाकी राशन पानी का खर्चा भी वही होगा। पूंजी तो ये तो कितने होगी? लाइबिलिटी तो 60,000 रुपए। इधर आपका 50,000 50 रुपए इस बार का इनकम हुई, तो पूंजी आपकी माइनस में चली जाएगी। और माइनस में जाने का मतलब कि पिछले महीने के ये जो 40,000 रुपए बच रहे थे, ये जो आपकी सेविंग थी, इसमें 9,950 रुपए खर्च होंगे, है ना। इस महीने का कैसे बनेगा हिसाब? कि यहां लिखेंगे -9,950 रुपए। ठीक, तो ये कितना मिलके बन जाएगा? 50,000 50 रुपए। ये बात समझ आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है कि अगले महीने जब चिंटू के भैया जॉब करने नहीं जा पाए तो इस तरफ 1,50,000 रुपए के बजाय 50,000 50 रुपए रह जाएगा। दिख पा रहा है आपको? 50,000 50 रुपए। और दूसरी तरफ भी लायबिलिटी, क्योंकि 60,000 की 60,000 ही है, तो फिर पूंजी आपकी माइनस में चली जाएगी। इस महीने पूंजी माइनस में हुई। और ओवरऑल देखोगे अगर आप, तो पिछला महीने के जो आपकी सेविंग थी 40,000 रुपए की, उसमें से ये पैसे खर्च होंगे, जो कि ऑब्वियस है। अगर कमाया 50,000 रुपए है, खर्चे आपके 60,000 रुपए हैं, तो आप पुरानी सेविंग का यूज करोगे। यहां तक बात समझ आ गई? यस और नो? अगर हाँ तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है, क्रांतिकारी काम कर दिया आज आपने और मैंने मिलके। आई बात समझ? हाँ, मानू मैं हाँ की बात समझ आ गई? तब तो ठीक है, मान लिया आ गई। अब बढ़ते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, क्या मैं ये बात बोल दूं कि भैया वो परिसंपत्ति, वो एसेट है जिसने परफॉर्म नहीं किया, जिसने परफॉर्म नहीं किया, ऐसी संपत्ति, ऐसी परिसंपत्ति, ऐसे एसेट बन गए हैं भैया। अगर उनको कोई ऐसी बीमारी हुई, पैरालिसिस अटैक आ गया भैया को, अब वो अगले 12 महीने तक काम पे नहीं जा पाएंगे, तो क्या हम ये बोल दें कि भैया ऐसी परिसंपत्ति बन गए हैं, ऐसे एसेट बन गए हैं जो परफॉर्म नहीं करते हैं, जो निष्पादन नहीं करते हैं? यस और नो? यस, ठीक।
तो भैया क्या हो गए, हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए हैं, है ना। भैया हो गए हैं इस परिवार के नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट तो थे क्योंकि पहले वो करते थे, फिर अचानक उन्होंने काम पे जाना बंद कर दिया। तो जब तक काम पे जाते थे, पैसा कमा के लाते थे, तब परफॉर्म हो रहा था। जैसे काम पे जाना बंद कर दिया, परफॉर्मेंस खत्म। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और बैंक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब आप मुझसे बैंक की बैलेंस शीट बनवाओगे, है ना। मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनवाना। इधर लिख दो एसेट, इधर लिख दो लायबिलिटी, और इधर लिख दो कैपिटल। ठीक है, मान लेते हैं कोई बैंक है, अपना बैंक है कोई भी, चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया नाम से एक बैंक है अपना। चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया नाम से हो गया अपना बैंक। उसके पास, अब मैंने आपको ये बात तो बता रखी है कि बैंक के कुल दो ही काम, एक वो जमा लेगा और दूसरा वो ऋण देगा, इसी से वो पैसा कमाएगा। ये तो मैं आपको नहीं तब भी 1-2 हज़ार बार तो बोल चुका हूं। तो यही दो काम हम बैंक से करवाते हैं। एकदम बेसिक बैंक है, बहुत सिंपल बैंक है। इन्होंने 1,000 रुपए जमा किए, ठीक है। एक मिनट, उसके पहले बैंक के दो काम, एक तो बैंक जमा करता है और दूसरा बैंक ऋण देता है ना। एक तो बैंक जमा लेता है और जमा के बदले में ब्याज, मतलब अगर कोई मांगने आ जाए तो जमा तो देना ही देना है, ब्याज भी देना है, ठीक है। और जब ऋण देगा तो ऋण वापस लेंगे तो मूल तो लेगा ही लेगा, ऋण जितना लिया है प्लस ब्याज, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो जहां से आपको भविष्य में रिटर्न एक्सपेक्टेड है, आपके अपेक्षित है कि जहां से पैसा आना है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिसंपत्ति एसेट। तो बैंक के एसेट क्या हो गए, उसके ऋण, है ना। बैंक के एसेट्स क्या हो गए, बैंक की संपत्ति क्या हो गई, जो ऋण उसने दिया है। क्योंकि वो जब आएगा तो वो आपके लाभ लेकर के आएगा, वो आपके, क्योंकि ब्याज लेकर के आ रहा है। 100 रुपए दिए थे, 110 वापस आएंगे। तो ये आपके क्या है, एसेट है। तो ऋण जो है वो है एसेट, ठीक है। वैसे ही ये जो जमा है, ये जो जमा है, जिस दिन इसको मांगने आ गए उस दिन आपको जमा भी देना है, साथ में ब्याज भी देना है। तो ये आपकी क्या हो गई, देनदारी हो गई। क्योंकि यहां से आपको ये जमा 100 रुपए कराएगा और लेके आपसे 105 रुपए जाएगा, है ना। तो यहां पे आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से देना पड़ेगा, अपनी तरफ से देना पड़ेगा। तो फिर ये आपकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई कि बैंक के जो ऋण हैं वो तो है उसके एसेट, वो है उसकी परिसंपत्तियां, और जो उसके जमा है, जो उसके पास डिपॉजिट है, वो है उसकी लायबिलिटी। अगर आपको ध्यान हो, जब हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा था, तब हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी किया था। ये क्या चीज से मिलके बनता था, इनके
जमाओं से मिलके बनता था, है ना। तो जो भी जमा है वो बेसिकली आपकी क्या है, बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है, उसकी देनदारी है। जबकि जो ऋण है वो क्या है, उसके एसेट है। तो हम क्या कर रहे थे, हम बैंक की बैलेंस शीट बना रहे थे, ठीक। तो 1000 रुपए कोई आदमी जमा करा के चला गया, सारे जमा कितने हैं, 1000, ठीक। उसमें से इन्होंने 900 रुपए, 900 भी ऐसा करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं कि 500 रुपए एक को दिए, 200 रुपए एक को दिए, 100 रुपए एक को दिए और 100 रुपए एक को दिए। 4 ऋण दिए हैं, 4 ऋण दिए तो 4 इनके एसेट हो गए। एक ही आदमी ने 1000 रुपए जमा कराए थे, उसमें इन्होंने 4 जनों को उधार दे दिया, तो ये कितने हो गए, 900 रुपए। लायबिलिटी 1000 की, तो पूंजी कितनी बची बैंक के पास, 100 रुपए। और इस 100 रुपए को वो CRR SLR में रखेगा, है ना। मान लेते हैं कि RBI ने बोला 100 रुपए CRR प्लस SLR मिला के रखना था, ये पूंजी होगी 100 रुपए, ठीक। और क्योंकि ये इनके पास रह गई तो ये हो जाएगी माइनस। अब अगर मान लें कि ये आदमी लोन चुकाने से मना कर दे। मना कैसे कर दे, नहीं चुका रहा, भाग गया, गायब हो गया, मर गया, ऐसा हो जाए तो बैंक के क्या फर्क पड़ेगा। बैंक के फर्क ये पड़ेगा कि अगर हम 1 साल बाद की कहानी देखें, अगर हम 1 साल बाद की कहानी देखें तो लायबिलिटी हो जाएगी इसकी, यही लिख देते हैं, आफ्टर 1 ईयर लायबिलिटी हो गई मान लो 1100 रुपए। 1100 क्यों हो गई, क्योंकि इसको भी ब्याज देना है। एसेट इसके हो जाने चाहिए थे 900 से 1050 हो जाने चाहिए थे, इधर ब्याज ज्यादा मिलना चाहिए था, ठीक। ये इनकी उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद ने कहां धोखा दे दिया, इस आदमी ने ब्याज देने से मना कर दिया। अगर मना कर दिया तो इनके एसेट कितने बने, 1000 ही बने। ये 50 रुपए जो और आने थे वो नहीं आए। अगर नहीं आए, ये जो 50 रुपए का अंतर है, ये जो 50 रुपए आने थे नहीं आए, किसकी वजह से नहीं आए, ये जो नंबर 2 वाला आदमी है, इसको लिख देते हैं ABCD। ये जो B है, इस B एसेट ने परफॉर्म करना बंद कर दिया। इस B एसेट ने आपको ब्याज ला करके नहीं दिया, इस वजह से आपके 50 रुपए कम आए। तो ये B जो अकाउंट है, ये B जो लोन है, ये इस बैंक के लिए क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। बात समझ आई है। बैंकों के वो खाते, बैंकों के वो ऋण जहां से ब्याज और मूल की राशि आना बंद हो जाए, वो क्या हो जाएंगे उनके लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उनके एसेट थे, एसेट से लाभ की उम्मीद की जाती है।
पर उन्होंने उम्मीद पे वो खरे नहीं उतरे। अगर उम्मीद पे खरे नहीं उतरे तो वो क्या हो गए, एनपीए। ठीक, तो किनको एनपीए बोलेंगे? एनपीए की डेफिनेशन है कि अगर कोई यदि कोई ऋण या परिसंपत्ति है ना, बैंक के केस में क्या है वो ऋण, अगर कोई ऋण जब उसको पैसे देने थे, है ना, उसकी ड्यू डेट थी, निश्चित, किसकी निश्चित, भुगतान की, निश्चित दिनांक से 90 दिन से अधिक हो जाने पर भी ब्याज अथवा मूल जमा ना करवाए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोल देंगे, एनपीए बोल देंगे। ऐसे ऋण जो जिस दिन आपको पहली किस्त जमा करनी थी, ठीक है, आपको भाई ये है आपकी किस्त जमा करने की तारीख, मान लेते हैं महीने की पहली तारीख होती है। अगर आपने, अभी चल रहा है अप्रैल, 1 अप्रैल 2023 को आपको किस्त जमा करानी थी, आपने 1 मई को भी नहीं करवाई, 1 जून को भी नहीं करवाई, तो ये हो गए 30 दिन, ये हो गए 30 दिन, और फिर आपने 1 जुलाई को भी नहीं करवाई। ठीक, तो और हो गए 30 दिन। तो सॉरी, यहां 30 दिन अपन 30 अप्रैल लिख दो, है ना, 1 मई के बजाय क्या लिख देते हैं, 30 अप्रैल तक नहीं करवाई। ऐसे ही ये 30 मई तक नहीं करवाई, और ये 30 जून तक नहीं करवाई। ठीक, तो 1 जुलाई को बैंक बोल देगा कि ये अकाउंट हो गया है एनपीए। ये अकाउंट जो 1 अप्रैल को जो किस्त जमा करानी थी, अगर 30 जून तक नहीं करवाई गई, 90 दिन के अंदर अंदर इसमें आपने ब्याज या मूल की राशि जमा नहीं करवाई, तो बैंक आपको कैसे कैटेगराइज कर देगा, इस खाते को कैसे वर्गीकृत कर देगा, बोल देगा कि ये आपका खाता एनपीए हो गया है। ठीक है, वो उस खाते को एनपीए करार कर देगा। ठीक, यहां तक बात समझ आई? ऐसे ये है सामान्य ऋण की स्थिति में। अगर ऋण कृषि से संबंधित है, खेती का ऋण है, एग्रीकल्चर ऋण है, तो 90 दिन के बजाय क्या लिमिट है, 90 दिन के बजाय लिमिट है सामान्य केसेस में, तो सामान्य ऋण में तो है 90 दिन। और अगर ये आपका कृषि का ऋण है, कृषि ऋण है, तो है 2 फसली सीजन। ठीक है, आपके 2 क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन क्या होता है, जैसे एक क्रॉप सीजन हुआ रबी, दूसरा क्रॉप सीजन हुआ खरीफ, लगभग 10 से 12 महीने। तो यहां पे कृषि ऋण में 10 से 12 महीने का टाइम रहता है, तब जाकर के वो एनपीए उसको बोलते हैं। ये पढ़ने समझने परेशान होने की बात क्यों है? क्योंकि पूरा बैंकिंग सिस्टम इसी हिसाब से, इसी उम्मीद में चलता है कि हम जो ऋण दे रहे हैं
हम जो ऋण दे रहे हैं वो हमें वापस आएगा, और हम ज्यादा ब्याज पर दे रहे हैं तो हमें यहां से आएगा ज्यादा पैसा। फिर जो हमारी देनदारियां, कुछ उसमें से हम देनदारियों में चुका देंगे, बाकी हमारी पूंजी में जमा हो जाए, है ना। अब अगर उनके एसेट्स परफॉर्म करना ही बंद कर दें तो जितना वो उम्मीद कर रहे थे उतनी इनकम, उतना लाभ नहीं होगा। देनदारियां तो वैसी बनी रहेंगी। बैंक ये तो बोल नहीं सकते कि हमारा पैसा उसने नहीं दिया इसलिए तुम्हारा पैसा हम नहीं देंगे, है ना। अगर कोई ऐसा आदमी जिसने अपना पैसा जमा करा रखा है बैंक में और वो पैसा निकलवाने आता है तो बैंक ये जवाब तो देगा नहीं कि यार श्यामलाल, रामलाल ने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा। बैंक को तो देना ही पड़ेगा, बैंक की अपनी क्रेडिबिलिटी है, बैंक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्योंकि बैंकों को अपनी देनदारियां तो पूरी करनी ही है, उत्तरदायित्व तो पूरे करने ही हैं, और अगर उनके एसेट्स, उनकी परिसंपत्तियों ने परफॉर्म करना बंद कर दिया, लाभ देना बंद कर दिया, तो बैंकों की पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, पूंजी सिकुड़ने लगेगी। और ये किसी भी कॉमर्शियल एंटिटी के लिए, ऐसी कोई भी वाणिज्यिक उद्यम जो पैसा कमाने ही उतरा है, उसके लिए अच्छी स्थिति तो नहीं है। और स्थितियां अगर इतनी खराब हो जाए कि पूंजी तो सारी खत्म हो जाए, बैंकों के पास अपनी देनदारियां देने के भी पैसे ना बचे, तो वो और बुरी स्थिति है। अगर कोई बैंक ऐसा हो जाए कि जितने पैसे उसने लोगों से लिए थे, लोगों ने जो पैसे उसको जमा कराए थे, उसके पास वो पैसे भी ना बचे उनको वापस देने को, तो बैंक खत्म हो जाएगा, बैंक गिर जाएगा, जो कि बहुत बुरी स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन मासूम लोगों के जिन्होंने बैंकों पे भरोसा किया, उनकी जिंदगी भर की कमाई चली जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब एनपीए नहीं होने चाहिए बैंक के। बहुत ही बुरी स्थिति है, ठीक है। यहां तक बात समझ आई। एनपीए का क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं। एनपीए को 3 तरह के, किसका क्लासिफिकेशन है? एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, ठीक है। जो नॉर्मल एसेट है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट, मानक परिसंपत्ति, ठीक है। ऐसी परिसंपत्ति, ऐसा ऋण जो समय से आपको ब्याज देता रहे, वो तो क्या है? स्टैंडर्ड एसेट है। और अगर आपका एनपीए 12 महीने से कम का रहे, ठीक है, मतलब एनपीए हुए कितना समय हो गया? 12 महीने या उससे कम, ठीक है। कोई भी ऐसा एनपीए, कोई भी ऐसा अकाउंट, कोई भी ऐसा लोन जिसको एनपीए हुए 12 माह से कम हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? अवमानक एसेट, है ना। कौन सा एनपीए है ये? सब स्टैंडर्ड एसेट। और ये तो है 12 माह से कम। अगर 12 माह से अधिक हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? संदिग्ध या डाउटफुल एसेट। भाई कोई आदमी ने 1 साल तक, और 1 साल क्या, 1 साल और लगभग 3 महीने, 90 दिन तो लगे, इस दिन था ड्यू, यहां से लगभग 3 महीने, है ना। मान लेते t इक्वल्स टू 0 टाइम, यहां हो गया t इक्वल टू 3 मंथ। पहली बार उसको एनपीए बोला गया, ठीक है। अब एनपीए डिक्लेयर होने से 12 महीने, तो ये तो हो गए 3 मंथ, ये और हो गए 12 महीने, टोटल हो गया t इक्वल्स टू 15 महीने। 15 महीने तक तो ये रहेगा सब स्टैंडर्ड।
और किसी ने अगर 15 महीने तक 1 रुपया जमा नहीं कराया तो फिर वो क्या हो गया, डाउटफुल। अब बैंक को शक हो जाना चाहिए, संदिग्ध मान लेना चाहिए कि इस आदमी की नीयत नहीं है कि ये पैसा जमा कराएगा। ठीक है। और अगर वो सच में नहीं कराता है तो फिर क्या बोल देंगे, लॉस। ऐसे एसेट क्या हो जाएंगे, लॉस एसेट, लॉस या हानि वाली परिसंपत्तियां कहलाई जाएंगी। तो हमने देखा कि एनपीए में एसेट 3 प्रकार के, एनपीए होने के बाद परिसंपत्तियां 3 प्रकार की। सब स्टैंडर्ड एसेट जिनको एनपीए हुए 12 महीने से कम का समय हो, डाउटफुल एसेट जिनको 12 महीने से अधिक का समय हो गया है, और अगर बैंक हाथ खड़े कर दे कि भैया अब इस आदमी से पैसे लेना संभव नहीं है तो फिर क्या बोल देंगे, लॉस एसेट, हानि वाली परिसंपत्तियां। मतलब यहां तो उम्मीद खत्म, 0 हो गया, डबल 0। ठीक। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने देखा एसेट क्या होता है, फिर देखा लायबिलिटी क्या होती है, फिर देखा एसेट प्लस लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में कैसे नजर आती है, फिर हमने 1-2 बैलेंस शीट बना करके देखी। उसमें देखा कि ऐसा संभव है कि कुछ एसेट परफॉर्म करना बंद कर दें, और अगर परफॉर्म करना बंद कर देंगे, लायबिलिटी तो वहीं खड़ी है, जो खर्चे हैं, जो देनदारियां हैं, वो तो उतनी की उतनी ही है। एसेट आपके कम हो गए क्योंकि कुछ ने परफॉर्म करना बंद कर दिया। तो हमें नजर रखनी चाहिए ऐसे एसेट्स पे कि ये क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एसेट्स का परफॉर्म नहीं करना बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये आपकी पूंजी को, आपकी कैपिटल को खत्म करेंगे, आपके लिए मुश्किल पैदा करेंगे, आपकी वित्तीय स्थिति को खराब करेंगे। बात समझ आई, अच्छे से समझ आई। रजनी नागर बोल रही हैं कि जब बैंक दिवालिया हो जाए तो फिर उसकी भी कोई हेल्प करता है क्या? बिल्कुल, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि बैंकरप्सी या दिवालियापन क्या होता है। अगर बैंकरप्सी हो जाती है तो किसी कंपनी को क्या करना पड़ता है, फिर उसके पास क्या क्या स्कोप बचते हैं, इन एनपीएज को हैंडल कैसे। कल क्या पढ़ेंगे कि एक तो ये एनपीए जो बैंकों में आ रहा है, ये समस्या कब से आई इंडिया में, भारत में, ये कब से परेशानी आई है, परेशानी क्यों आई है, इससे क्या नुकसान है, और फिर इसको खत्म करने के क्या क्या उपाय कर रहे हैं। ये चीजें हमें पढ़नी है एनपीए के बारे में। आज क्लास बेसिक थी, मुझे आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्ड करना था कि एनपीए क्या होता है। बहुत लोग बताएंगे ही नहीं, बताएंगे तो ये कह देंगे कि कुछ। एनपीए का एक नाम और है, एक चीज मैं और बताता हूं आपको। एक जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, दोहरे तुलन पत्र की समस्या, कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिलेगा। ये भी क्या है, ये भी बेसिकली एनपीए ही है। अब ये कैसे एनपीए है, एक तरफ मान लेते हैं कि वो जो बी नाम की कंपनी थी, ठीक है, कहाँ गया अपना बैंक का, ये जो बी नाम की कंपनी है जिसके ये 200 रुपए हैं, एक बार के लिए इसकी बैलेंस शीट बना करके देखोगे। अगर बी की बैलेंस शीट बनाओगे तो इधर लिखोगे एसेट, इधर लिखोगे लायबिलिटी। इसकी लायबिलिटी में बैंक को आप देने हैं 200 रुपए, ठीक है। तो इसके भी कुछ एसेट होंगे जिसके भरोसे ये पैसा लेके आया है, और ये है अपना बैंक की
बैलेंस शीट, यहाँ इसके एसेट, यहाँ पे लायबिलिटी। यहाँ हमने देखा था 4 तरह के थे, ये बी वाला था। अब इसकी ऐसी स्थिति हो गई कि इसके एसेट निमट गए सारे, उससे इसकी पूंजी हो गई खत्म। अगर बी के एसेट हो गए 0, इसकी पूंजी हो गई खत्म, तो क्या ये इसकी लायबिलिटी कभी चुका पाएगा? देनदारियां कभी चुका पाएगा? नहीं चुका पाएगा। अगर ये नहीं चुका पाया, ये हो गया हमारा डेंजर। ये अगर नहीं चुका पाया तो बैंक के भी ये एसेट भी खत्म, ये एसेट बन गया इसका एनपीए। तो दोनों बैलेंस शीट इस बी के फेलियर की वजह से हमारा बैंक भी फेल हो रहा है। यहां पे 2 बैलेंस शीट एक साथ देखना, एक तो किसी कंपनी की जिसने इसको लोन दिया है, जो इसका एसेट था, है ना। अब क्योंकि ये एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये डूब गई। तो जब आप 2 बैलेंस शीट एक साथ देखते हैं जिसमें दोनों में बिगड़ रहा है मामला, है ना, दोनों के एसेट एक साथ डूब रहे हैं। इसके डूब रहे हैं क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर पाए, मतलब ये मार्केट में चल नहीं पाए। कोई कंपनी थी XYZ चीज की और मार्केट में चल नहीं पाई, तो इसके भी एसेट डूब गए। और क्योंकि इसने जो उधार लिया था वो बैंक का एसेट था, इसलिए बैंक का भी एसेट डूब गया। तो दोनों बैलेंस शीट चली गई गड्ढे में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, दोहरे तुलन पत्र की समस्या। बात समझ आई? तो लोग बस यही कह के निकल जाते हैं कि एनपीए को ही ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम बोलते हैं। जब तक आपको यही नहीं पता कि बैलेंस शीट क्या भला है, तब तक आप ट्विन बैलेंस शीट क्या समझोगे? और अगर ट्विन बैलेंस शीट नहीं समझोगे तो कभी ये बात फील ही नहीं कर पाओगे कि क्यों ट्विन बैलेंस शीट और एनपीए की प्रॉब्लम एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड है, जुड़ी हुई है। बात समझ आई? तो आज की क्लास बेसिकली आपको सिर्फ एनपीए का कॉन्सेप्ट फील कराने के लिए थी कि कैसे बैंकों के लिए ये एनपीए की समस्या इतनी भारी प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो क्यों सरकारें सामने आ जाती है कि बैंकों के इस एनपीए की समस्या का समाधान करो कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। अभी कुछ पूछना हो तो अभी चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो आप ये भी बात चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि समझ में आ गया। ठीक है, तो 1 मिनट इंतजार करते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, तो फिर आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब हम ये चीजें और आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।